अंतर समझ लेते हैं उत्तरदायित्व और दायित्व में। ठीक है, इसको भी समझ लेना चाहिए ताकि इसको समझने में आसानी होगी। दायित्व और उत्तरदायित्व। ठीक है, दायित्व नैतिक मानदंड से जुड़ा, नैतिक मानदंड से जुड़ा होता है और इसमें बाध्यता नहीं होती, कंपल्सन नहीं होता, कंपल्सन नहीं होता, लेकिन अपेक्षा की जाती है समाज द्वारा कि हम उन दायित्वों का, कर्तव्यों का पालन करें। जैसे हमें अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करना चाहिए, ये हमारा दायित्व है। अब हमारा दायित्व है, अब अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हमारे को कोई बाध्य नहीं करता है। ठीक है, ये हो गया क्या? दायित्व। ये नैतिक मानदंड है, इसमें कोई बाध्यता, कंपल्सन नहीं। लेकिन उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व अकाउंटेबिलिटी है, ये मुख्यतः प्रशासन के संदर्भ में उपयोग किया जाता है और यहां पर नियमों और कानूनों के प्रति हमको उत्तरदायी होना होता है। ठीक है, और ये जो उत्तरदायित्व है, इसमें अगर आपने उत्तरदायित्व का पालन नहीं, उत्तरदायित्व इसके लिए बाध्यता होती है, यदि आपने उसका पालन नहीं किया तो इसमें दंड का प्रावधान भी होता है, जबकि यहां पर दंड का कोई प्रावधान नहीं होता। ठीक है, बात शार्ट में हमने बता दी है। ठीक है ना। अब आप देखिए, ये जो उत्तरदायित्व वाला पहलू है, इस पर एक थोड़ा बड़ा विश्लेषण भी देख लेते हैं। बड़ा विश्लेषण संक्षिप्त में वो ये कि हमारा जो पूरा का पूरा लोकतंत्र का ढांचा है, ये पूरा का पूरा लोकतंत्र का ढांचा सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर टिका है। हमारे यहां संसदीय लोकतंत्र है ना, अगर संसदीय लोकतंत्र का जो मुख्य गुण है वो है सामूहिक उत्तरदायित्व, समूह का उत्तरदायित्व। और समूह का जो उत्तरदायित्व है वो किसके प्रति होगा, ये यहां देखते हैं। ठीक है, हमने अपने पूरी व्यवस्था में संविधान बनाया, संविधान अच्छे अच्छे कानूनों का संग्रह। ठीक है, ये हमारा सर्वोच्च कानून है। हमने इस संविधान को यहां की जनता ने अपनाया है। ठीक है, जनता ने इस संविधान को बनाया, ऐसा हम कहते हैं, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में कहा जाता है कि इसे हम आत्मार्पित और अंगीकृत करते हैं। कुल मिलाकर ये संविधान के पीछे जो शक्ति है वो जनता की है। ठीक है, किसकी शक्ति है? जनता की। अब इस जनता ने इस पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए अपनी शक्ति उन प्रतिनिधियों को दे दिया, जिन प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार चलती है। क्योंकि हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में रह रहे हैं, इसीलिए संविधान ने, जनता ने अपनी शक्ति जो है वो संसद को दे दिया। ठीक, संसद प्रशासन नहीं करती, प्रशासन करने के लिए बहुमत वाले लोग, बहुमत वाला दल सरकार बनाता है। और जो सरकार है उसका, सरकार में एक से अधिक लोग, इसलिए बोलते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व। इस सरकार का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। कुल मिलाकर सामूहिक उत्तरदायित्व की अवधारणा हमारे लोकतंत्र का आधार है। ठीक है, अब ये सरकार का सामूहिक उत्तरदायित्व अपने ऊपर वाले संसद के प्रति, संसद का संविधान के प्रति, और संविधान में शक्ति किसके पास? जनता के पास। अर्थात सारा उत्तरदायित्व किसके प्रति? जनता के प्रति। ठीक, समझ में आई बात। अब हम थोड़ा नीचे और चल लेते हैं। ये उत्तरदायित्व का सिद्धांत चलता है पूरा, ये पूरी हायरार्की है, ये पद सोपान है। ठीक है, अब ये जो सरकार है, ये सरकार अपना जो अलग अलग विभागों के माध्यम से काम करती है, इसको ऐसा कह सकते हैं कि राजनीतिक नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व यानी मंत्री,
विभिन्न प्रकार के मंत्री जो हैं अलग अलग विभागों के, ये उत्तरदायी होते हैं। ये मंत्री जो है अपनी सरकार के प्रति उत्तरदायी होंगे, सरकार के मुखिया अर्थात प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होंगे, क्योंकि वास्तविक प्रमुख वही है। ठीक है, चलते हैं। ये राजनीतिक नेतृत्व को मदद करने के लिए स्थायी प्रशासन होता है, प्रशासनिक ढांचा, जिसमें सचिव लोग होते हैं। ठीक, ये इनको मदद करते हैं। इस प्रशासन के ढांचे में कई उच्च अधिकारी और कई मध्यस्थ, अधीनस्थ और कुछ समकक्ष होते हैं। यहां पर मैंने बहुत सारे बताए थे, ये ढांचा आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया गया। और इन सब के नीचे हम कहते हैं कि जनता होती है और जनता को सेवा देना। देना सेवा किसको है? जनता को। अब देखिए, सबसे नीचे वाला अधीनस्थ अपने अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होता है। ये जो अधिकारी है अपने उच्च अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होता है। ये उच्च अधिकारी को हम सचिव स्तर का अधिकारी मान ले, तो ये सचिव स्तर का अधिकारी जो है उस विभाग का अपने राजनीतिक नेतृत्व अर्थात मंत्री के प्रति उत्तरदायी होगा। वो मंत्री जो है अपनी सरकार के प्रति उत्तरदायी होगा। ये सरकार जो है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होगी, और संसद जो है वो संविधान के प्रति उत्तरदायी होगी, और संसद जो है वो अंततः जनता के प्रति उत्तरदायी होगी। ठीक, तो बात समझ में आ गई है। कुल मिलाकर हमारे यहां पर किसका सिद्धांत है? सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। इस पूरी श्रृंखला में जिन जिन लोगों को भी, जिन जिन संस्थाओं को भी विवेकाधीन शक्तियां मिली है, उनका अगर दुरुपयोग होगा तो उनको दंड मिलेगा। कुछ को दंड सजा के रूप में मिलेगा, और कुछ जो सरकार है या सरकार के लोग हैं उनने अगर विवेकाधीन शक्तियों का दुरुपयोग किया तो जनता 5 साल में उनको बदल करके बड़ा दंड देती है। कुल मिलाकर सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है, और जो शक्तियां मिली है उनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर कुछ सामान्य बातें आप समझ पाए। और अब हम ये देखते हैं कि इस सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत में आगे चलते हैं, मुख्य रूप से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत और अब उत्तरदायित्व की संकल्पना जो है वो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक, उत्तरदायित्व, अकाउंटेबिलिटी, मैंने दायित्व और उत्तरदायित्व के बीच जो अंतर है वो भी आपको बता दिया है। ठीक है ना। अब हम इनका पहले तो हमने आपको बताया कि हमेशा आप प्रयास करिए कि पहले उसका सामान्य अर्थ बताएं। उत्तरदायित्व का सामान्य अर्थ अपने द्वारा किए गए कार्य के लिए जिम्मेदार होना। ठीक, मतलब जो भी प्रशासन में काम करने वाला व्यक्ति है, जो काम करेगा वो स्वयं उसके प्रति क्या होगा? जिम्मेदार होगा। ठीक है। अब यहां पर प्रशासन में हम ऐसा कह सकते हैं कि 2 प्रकार के लोग काम करते हैं। एक वे लोग होते हैं जिनको सामान्य शक्तियां मिलती है, तो जो सामान्य शक्तियां जिनके पास होती है वो अपने कार्य के लिए जिम्मेदार। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको विवेकाधीन शक्ति मिली होती है। यदि क्या मिली हो? विवेकाधीन शक्तियां। यदि विवेकाधीन शक्तियां मिली है तो इसके दुरुपयोग की सबसे ज्यादा संभावना होती है, क्योंकि ये अपनी मन से कुछ धन को खर्च कर सकते हैं, अपने विवेक से खर्च कर सकते हैं, लेकिन बिल वाउचर लगाना होता है, हमने कई बार कहा। ठीक है, तो ये जो विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त होती है उस पर यह बाध्यता होना चाहिए कि वह अपने कृत्यों की संतोषप्रद व्याख्या करे। कहने का मतलब है कि जिन लोगों के पास भी, जिन भी सिविल सेवकों के पास विवेकाधीन शक्तियां होती है, उन सिविल सेवकों को चाहिए कि जो भी उन्होंने काम किया उनकी संतोषप्रद व्याख्या करें। कहने का तात्पर्य है कि यदि उन्होंने किसी मद से पैसा खर्चा किया है तो किस मद में कितना पैसा खर्च हुआ, क्यों हुआ, उसका कारण सहित सब कुछ उनको उत्तर देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे किस मद में कितना धन खर्च किया, क्यों किया, किसी विशेष स्थिति में कौन सा निर्णय लिया। यहां पर यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई विवेकाधीन शक्तियां जो है 91 के बाद मिली है, जिसको विनियामक शक्तियां भी कह सकते हैं। उन विनियामक शक्तियों में विशेष परिस्थितियों में कई सारे निर्णय लेने पड़ते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ विशेष परिस्थितियां, भूकंप, बाढ़ आदि आ गया, उस समय भी कई ऐसे निर्णय होंगे जो विवेकाधीन निर्णय लेने होंगे। तब ऐसी परिस्थिति में कौन सा निर्णय लिया गया और क्यों निर्णय लिया गया, इसकी संतोषप्रद व्याख्या होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे। इन विवेकाधीन शक्तियों के दुरुपयोग की सबसे ज्यादा संभावना रहती है
ये आपको हमने बताया कई बार, स्वाभाविक है। इसके कई सारे कारण कल गिनाए थे कि हमारे यहाँ पर प्रशासन में आने के बाद में नैतिक मानदंड में क्यों इतना नैतिकता का पतन हुआ, क्योंकि भौतिकवादी युग है, आय की असमानता बहुत सारी है। तो कई सारे जो लोग होते हैं जो प्रशासन के क्षेत्र में आते हैं वो अपने अवसर का लाभ उठाते हैं, विवेकाधीन शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने की कोशिश करते हैं और आय से अधिक संपत्ति का कई लोगों पर केस चल रहा है, आप भी देख रहे होंगे। ठीक है, तो इन विवेकाधीन शक्तियों का दुरुपयोग होता है, ये हमने देखा है। इसी दुरुपयोग को रोकने के लिए लोक सेवकों को उत्तरदायी बनाया गया। किनके प्रति? संविधान कानून के प्रति। पता है आपको, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो गई थी, सामूहिक उत्तरदायित्व में बताया था हमने। उत्तरदायी पहले तो आपको इनके प्रति और यहां होना है, कानून के प्रति, संसद के प्रति। नीचे चलेंगे तो राजनीतिक नेतृत्व का मतलब मंत्री के प्रति या सरकार के प्रति। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो उच्च अधिकारी के प्रति। उच्च अधिकारी के प्रति मतलब आपकी हायरार्की में आप जहां होंगे, यहाँ आपका उच्च अधिकारी, यहाँ आप, ये आपके समकक्ष और यहाँ पर अधीनस्थ। ये ढांचा आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो उच्च अधिकारी के प्रति और अंततः किसके प्रति? जनता के प्रति। पूरा काम प्रशासन का किसके लिए हो रहा है? विशेषकर वंचित और कमजोर वर्ग के लिए। मैं विशेषकर शब्द क्यों यूज कर रहा हूं ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल उन्हीं लोगों को टारगेट करके सेवा देना है, देना तो सभी लोगों को है, लेकिन जो सेवाएं बाजार से नहीं खरीद पा रहे हैं उनको विशेष रूप से महत्व दिया गया है, क्योंकि राज्य की आवश्यकता 91 के बाद इन्हीं वर्ग विशेष के लिए है। योजनाओं की जरूरत उन्हीं लोगों के लिए है जो कमजोर वर्ग है। ठीक है, इसलिए देखिएगा बहुत सारी योजनाएं बनती है भारत में, वो उन्हीं वर्ग विशेष के लिए बनती है, उच्च वर्ग के लिए नहीं बनती है। उसका कारण यही है। ठीक है, चलते हैं आगे। लेकिन अब ये जो उत्तरदायित्व है कि जो संकल्पना है, इसके मार्ग में कई सारी बाधाएं हैं। बाधाएं क्या क्या है देखते हैं। पहला, गोपनीयता। गोपनीयता के कारण हम कई सारे सिविल सेवकों को उत्तरदायी नहीं बना पाते हैं, क्योंकि वो ये मौका देते हैं। ये गोपनीयता जो है, कई चीजें ऐसी है जो गोपनीय रखनी होती है प्रशासन में, उसके कारण मौका मिलता है उनको वो उत्तरदायी ना बन पाए। ठीक। दूसरी, नियमों कानूनों प्रक्रियाओं की खूब सारी जटिलताएं हैं। इन दोनों के कारण मैंने बोला था भ्रष्टाचार बढ़ता है। ठीक है ना, विवेकाधीन शक्तियों का दुरुपयोग होगा। ये भ्रष्टाचार के दो मूल कारण है, गोपनीयता और दृढ़ कानून या जटिलता या कानूनों की जटिलता। ठीक है। तीसरा जो अभी अभी देखने में मिल रहा है, राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज्यादा हो रहा है। यदि किसी सिविल सेवक पर को उत्तरदायी बनाने के लिए उस पर कोई कार्यवाही करने की बात होती है तो उसका कोई ना कोई सपोर्टर राजनीतिज्ञ होता है, और आजकल प्रशासक और राजनीतिज्ञ के बीच में गहरी साठगांठ है, और इसी के कारण कई बार उत्तरदायित्व को निर्धारण करने में समस्याएं आ रही है। ये हम कई सारे उदाहरणों से देख सकते हैं। ठीक है, कि राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज्यादा होने लगा है, इसके कारण समस्या आ रही है। चौथा, आवश्यक नैतिक मूल्यों का अभाव है। भौतिकवादी युग है, उपभोक्तावादी संस्कृति है, नैतिकता का पतन होना है, ये स्वाभाविक है। इसीलिए तो नैतिकता के लिए ये पेपर डाला गया है, आपको पता हो गया। पांचवा, सबसे बड़ी कमजोरी जो है, हम उत्तरदायी क्यों नहीं बना पा रहे हैं, उसका कारण है ये जनता में जागरूकता का अभाव है। यदि जनता श्रेष्ठ सेवा मांगने के लिए दबाव बनाने लगे तो सभी सिविल सेवक उत्तरदायी बन जाएंगे। हमारी जो जनता है वो उतना जागरूक नहीं है अपने अधिकारों के प्रति। कहीं कहीं ये जरूर हमको देखने मिलता है कि विरोध के लिए विरोध होता है, भीड़ प्रदर्शन होता है, लेकिन जब सही समय पर दबाव बनाने की आवश्यकता होती है तब चुप बैठ जाती है जनता। तो जनता को जागरूक होना पड़ेगा। यद्यपि धीरे धीरे अब जो आज सूचना प्रौद्योगिकी का युग है, इसमें जागरूकता बहुत तेज गति से बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी केवल शहरी क्षेत्र के जो जनता है उसमें जागरूकता बहुत तेज गति से बढ़ी है, लेकिन अभी भी रूरल एरिया में रहने वाले, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों में अभी वो जागरूकता नहीं आई है। उसके लिए काफी लंबा समय लगेगा, ऐसा हमको दिखाई पड़ता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए हमने कई सारे कानून बनाए, कई सारी प्रक्रियाएं लाई है, जैसे आरटीआई, सूचना का अधिकार, उससे उत्तरदायी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सिटीजन चार्टर, हर विभाग में, सिटीजन कार्यालय में सिटीजन चार्टर लगा होता है, कौन सी सेवा कौन कब कितने समय में देगा, ये सब लिखा हुआ है।
लेकिन जनता जागरूक नहीं है तो समस्या तो रहेगी। सोशल ऑडिट की भी संकल्पना हमने ला ली है, ई गवर्नेंस लाया है, ठीक है ना, और कई सारी संस्थाओं में सीसीटीवी कैमरे लग गए, अन्य सर्वेक्षण तकनीकों का उपयोग हो रहा है। इन सब के माध्यम से ये प्रयास किया जा रहा है कि सिविल सेवकों को उत्तरदायी बनाया जाए, लेकिन किस कार्य की लेकिन इन सब से भी उत्तरदायित्व सुनिश्चित नहीं हो रहा है, तब एक काम किया जा सकता है, वो ये है कि किस कार्य की जिम्मेदारी किस पद के सिविल सेवक की है, इसका व्यापक प्रचार प्रसार मीडिया के माध्यम से जनता के बीच होना चाहिए। जनता को पता नहीं है, जनता पता करना भी नहीं चाह रही है, लेकिन मीडिया के माध्यम से बार बार इस बात का प्रचार होना चाहिए उस क्षेत्र विशेष में, जिस क्षेत्र में जिस सेवा को देने के लिए कौन अधिकारी नियुक्त है और उसकी क्या जिम्मेदारी है। ये जब तक बार बार प्रचारित नहीं होगा तब तक के जनता जागरूक नहीं हो पाएगी, और जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक के उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने में कठिनाई आ जाएगी, क्योंकि अंततः दबाव जनता को ही बनाना है, क्योंकि ढांचे के अंदर, प्रशासन के ढांचे के भीतर कई सारी खामियां हैं, और उन खामियों का दुरुपयोग करके, लूप लाइन का दुरुपयोग करके कई सारे समस्याएं प्रशासन के भीतर बनी हुई है, और ये कई वर्षों से बनी हुई है, इतने जल्दी समाप्त होने वाली नहीं है। अगर इसमें क्रांतिकारी बदलाव लाना है तो जनता को ही बदलाव करना पड़ेगा, और इसका एक तरीका हो सकता है कि मीडिया आज बहुत ज्यादा सशक्त रूप में हमको दिख रही है, कई मसालेदार चैनल पर कई सारी चीजें आती है, आपने भी देखा होगा। तो जनता को, मीडिया को व्यापक प्रचार प्रसार करना पड़ेगा जनता के बीच, और जनता को भी जागरूक होकर के सामूहिक दबाव बनाना पड़ेगा सिविल सोसाइटी के माध्यम से, और प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों, प्रशासन में उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब चलते हैं एक और बिंदु जो प्रशासन के नैतिक मूल्य में है, वो ये है कि तीसरा नंबर का बिंदु हमारा बचा था, वो है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। प्रशासन में 3 नैतिक तत्वों की चर्चा आज हो रही है, उसमें तीसरा जो नैतिक तत्व है वो है पारदर्शिता। पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, गोपनीयता का उल्टा पारदर्शिता, मतलब नियम, कानून, सूचनाएं, तथ्य, आंकड़े छुपा के नहीं रखना है, उनको खुला करना है, ऐसा सामान्यतः हम समझ सकते हैं। यही शाब्दिक अर्थ होगा। देखिए जरा, सूचनाओं, तथ्यों, आंकड़ों को खुला कर देना, गोपनीयता का उल्टा क्या, खुला कर देना। हम बार बार उन्हीं बिंदुओं पर पॉइंट आउट कर रहे हैं, गोपनीयता, दृढ़ कानून, अकर्मण्यता, अकार्यकुशलता, ठीक है ना, नियम विमुखता, लाल फीताशाही, अभिजात्य उन्मुखता। अभिजात्य यानी उच्च वर्ग के प्रति काम करने के लिए वो तैयार रहते हैं, जबकि वंचित और वर्ग, गरीब वर्ग के लिए नहीं। यही बिंदुओं को आप पॉइंट आउट करके रखिएगा, चेंज करनी है मनोवृत्ति सबकी। ये प्रशासन, ये पेपर का पूरा उद्देश्य यही है। ठीक है, चलते हैं। तो खुला कर देना है ताकि प्रशासन के प्रत्येक कार्य एवं निर्णय को जनता जान सके। ठीक, और प्रशासन में किसको हटाने में मदद मिल जाएगी, गोपनीयता समाप्त हो जाएगी। प्रशासन के भीतर एक और बड़ा मुद्दा अभी बहुत खूब चल रहा है, वो है भाई भतीजावाद का, ये भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि कई सारी पदों पर कई ऐसी भर्तियां हो जाती है कि उन्हीं के लोगों को भर्ती मिल जाती है। ये जो है इसको भी समाप्त करने में मदद मिलेगी, क्योंकि सब सूचनाओं, आंकड़ों, तथ्यों और को सबको आपने क्या कर दिया, खुला कर दिया, प्रक्रियाओं को सरल बना दिया। जितनी ज़्यादा प्रक्रियाएं सरल होगी, प्रशासन करना आसान हो जाएगा। अब जो समय आ गया है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए शासन है, इसका मतलब जनता को शासन करना पड़ेगा, और जनता शासन किस रूप में करेगी, वो गवर्नेंस के रूप में। गवर्नेंस होना चाहिए मैक्सिमम और गवर्नमेंट होना चाहिए मिनिमम। इसका मतलब है कि सरकार के अधिकारी और कर्मचारियों का जो जनता से डायरेक्ट इंटरेक्शन है सर्विस देने में, वो धीरे धीरे कम किया जाए। इसको कहते हैं मिनिमम गवर्नमेंट। जनता स्वयं आगे बढ़कर बहुत सारी सेवाएं लेने के लिए आगे बढ़े, स्वयं सेवाएं लेने के लिए तैयार रहे,
ज्यादा से ज्यादा प्रशासन में भागीदारी करे, मैक्सिमम गवर्नेंस। यदि हम ये करने में सफल होते हैं तो अगला जो गोल है हमारा गुड गवर्नेंस का, वो पूरा होगा। और मैक्सिमम मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस लाने के लिए नियमों प्रक्रियाओं को सरल बनाना पड़ेगा, जनता को सशक्त करना पड़ेगा, ठीक है, सेवाएं सरल रूप में देनी पड़ेगी। ये सब महत्वपूर्ण पहलू होंगे, ठीक है। तो इसी संदर्भ में ये हिस्सा है पारदर्शिता। गोपनीयता घटाना है, पारदर्शिता लाना है। भाई भतीजावाद खत्म करना है, पारदर्शिता लाना है, ठीक। चलते हैं। अगर ये दोनों गोपनीयता और भाई भतीजावाद हटेगा, देखिए हमारा अंतिम गोल क्या है, भ्रष्ट आचरण को दूर करना। भ्रष्ट आचरण को दूर करना है। भ्रष्ट आचरण कई प्रकार से हो रहा है, ठीक है। नियम से विमुख भ्रष्ट आचरण, अकर्मण्यता भ्रष्ट आचरण, अकार्यकुशलता भ्रष्ट आचरण। पैसा ले लेना ही भ्रष्टाचार नहीं है। अभी भ्रष्टाचार पढ़ेंगे तब देखेंगे कि भ्रष्ट आचरण क्या क्या होता है। ओके, आगे प्रशासन में पारदर्शिता का लाभ, ठीक। पहला, जनता स्वयं खुले आंकड़ों, सूचनाओं आदि के आधार पर योजनाओं का लाभ लेने के लिए आगे आएगी, जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन में जनता की भागीदारी बढ़ेगी। जितनी ज्यादा जनता की भागीदारी बढ़ेगी, लोकतंत्र सफल, ठीक। जनता की जितनी ज्यादा भागीदारी बढ़ेगी, उतना मैक्सिमम गवर्नेंस होगा। मैंने अभी गवर्नेंस का अर्थ बताया था। गवर्नेंस का अर्थ है सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को जनता आगे आकर लेने के लिए तैयार हो, ज्यादा से ज्यादा जनता प्रशासन में भागीदारी करे, तो योजनाओं का क्रियान्वयन जो है वो सफल हो जाएगा। भारत में ढेरों योजनाएं बनी, सब अधिकांश योजनाएं विफल हुई। उनकी विफलता का एक मुख्य कारण जो देखा गया कि उसमें जनता की भागीदारी कम से कम रही। योजनाओं को सफल बनाना है तो जनता की भागीदारी बढ़ानी पड़ेगी, मैक्सिमम गवर्नेंस करना पड़ेगा, मिनिमम गवर्नमेंट करना पड़ेगा। मिनिमम गवर्नमेंट, सरकारी अधिकारियों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में वो डायरेक्ट इंटरेक्शन जनता से ना करे। उनका रोल विनियामक के रूप में है आज, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर के रूप में भी है, जो कमजोर वर्ग को देना है, लेकिन वहां पर अच्छी वो सेवाएं प्रदान करे। तो गवर्नमेंट को बनाना है मिनिमम और गवर्नेंस को बनाना है अधिक से अधिक। ये लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, ठीक। अब अगर हमने नियमों को पारदर्शी कर दिया, खुला कर दिया, तो जो हमारा अकर्मण्य व्यक्ति था सिविल सेवक, उसकी क्या बढ़ेगी, कार्यकुशलता बढ़ेगी, क्योंकि मैक्सिमम गवर्नेंस में जनता जो है वो प्रशासन के साथ भागीदारी करेगी तो मजबूर कर देगी उनको काम करने के लिए। तो जो अकार्यकुशलता है वो कार्यकुशलता में कन्वर्ट हो जाएगी, अकर्मण्यता हट जाएगी, ठीक। इसकी जरूरत है, ये बढ़ेगा, समय बचेगा, ऊर्जा बचेगी, धन की बचत होगी। आज देश को इन सबकी आवश्यकता है। जितने तेज गति से वैश्विक स्तर पर बदलाव हो रहे हैं, प्रशासन में समय भी बचाना है, धन भी बचाना है, ऊर्जा भी बचाना है, ताकि हम विश्व के साथ में प्रतिस्पर्धा कर सके। इसीलिए हमारे को कैसे सिविल सेवक चाहिए, नैतिक, उत्कृष्ट, सशक्त, याद है ना, ठीक, उस प्रकार के सिविल सेवक चाहिए होंगे। चौथा, अंतिम गोल हमारा क्या है, गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस के लक्ष्य को हम क्या कर पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे, तभी सुशासन आएगा। आगे हम सुशासन भी पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि उसके कई सारे आयाम होंगे, किस प्रकार से सुशासन लाया जाता है, लेकिन सुशासन लाने में एक पारदर्शिता का भी योगदान रहेगा, ठीक है। आगे, लेकिन हम आंकड़ों तथ्यों को खुला तो करना चाहते हैं, इसमें कई सारी समस्याएं आ रही है। कुछ मौलिक समस्याएं चिन्हित की गई है। ये मौलिक समस्या क्या क्या, जब आप आंकड़ों को खुला करेंगे, आंकड़ों को खुला करने की बात आती है, तो हम देखते हैं कि कई आंकड़े अद्यतन नहीं है। अद्यतन नहीं है का मतलब है कि वो 10 साल पुराने आंकड़े हैं, 5 साल पुराने आंकड़े हैं, जबकि समय इतनी तेज गति से बढ़ रहा है, बदल रहा है, और तकनीक का जरूरत से ज्यादा उपयोग हो रहा है। तो तकनीक का उपयोग करके आंकड़ों को क्या करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए। लेकिन प्रशासन सरकारी क्षेत्र में आंकड़े अद्यतन नहीं होते, अपडेट नहीं होते। अद्यतन कहने का मतलब अपडेट नहीं होते, ठीक है, सत्यापित नहीं होते। कई बार केवल आंकड़े जुटा दिए जाते हैं,
निचले स्तर पर भी आप देखिएगा, अगर मान लो पल्स पोलियो अभियान आ जाए या और भी कोई जितने प्रोग्राम जो है निचले स्तर पर चलते हैं, उनमें खाना पूर्ति बहुत होती है। भारत में बहुत सारी योजनाओं की केवल खाना पूर्ति होती है, आंकड़े भर दिए जाते हैं, व्यवहारिक धरातल पर बहुत सारी समस्याएं होती है। ठीक है, केवल आंकड़ों का खेल चलता है, निचले स्तर पर ये बहुत बड़ी समस्या है। ठीक, आंकड़े जो है वो सही नहीं होते, सत्यापित नहीं होते, दिखाया जाता है 1000 जबकि काम होता है केवल 200 लोगों पर, ये बड़ी समस्या। ठीक है, इसका मतलब मैकेनिज्म में बहुत सारी समस्याएं हैं कि हम उनका विनियमन सही नहीं कर पा रहे हैं, रेगुलेशन सही नहीं कर पा रहे हैं, ये समस्या है। ठीक है, लेकिन जितना जैसे जैसे तकनीक का उपयोग बढ़ेगा तो ये सब चीजें करना बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक, अगली बात पर आते हैं। दूसरा जो पारदर्शिता के मार्ग में बाधा है, आंकड़ों के आदान प्रदान में तकनीकी समस्या है। आज भी भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिजिटल डिवाइड की स्थिति में हैं, मोबाइल नहीं चला पा रहे हैं, यदि मोबाइल चला पा रहे हैं तो एंड्रॉयड नहीं चला पा रहे हैं, ऐसे कई सारे लोग मिलेंगे। लेकिन अब जो युवा पीढ़ी आ रही है वो ये सब काम आसानी से कर ले रही है, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग और जो पुराने लोग हैं उनके साथ ये समस्या है, डिजिटल डिवाइड की समस्या है। अगर डिजिटल डिवाइड की समस्या होगी तो आप समझिए कि सेवाएं जो है, जो जेम ट्रिनिटी के माध्यम से हम देने की कोशिश कर रहे हैं, ये उतने अच्छे तरीके से नहीं दे पाएंगे। ठीक है ना, तो हमको तकनीकी रूप से दक्ष बनाना पड़ेगा और ये धीरे धीरे दक्षता आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी ये समस्या भारत में देखी गई है, विशेषकर दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में जो लोग होते हैं उनके साथ तो ये ज़्यादा समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगली बात, आंकड़ों के दुरुपयोग भी हो सकता है। जब आप आंकड़ों को खुला करेंगे तो उस आंकड़ों का उपयोग नक्सलवादी, आतंकवादी संगठन या जो हैकर्स होते हैं ये इनका दुरुपयोग कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आपको अपना मैकेनिज्म ऐसा बनाना पड़ेगा कि दुरुपयोग की संभावनाएं कम से कम हो। ठीक है, ये हैकिंग की समस्या हो सकती है। एक और समस्या जो अभी भारत में खूब चलती है, जब आधार का मसला चल रहा था, निजता की समस्या, कि जो आंकड़े हैं उसमें बहुत सारी जानकारियां सरकार प्रत्येक व्यक्ति की ले लेती है, जबकि आर्टिकल 21 जो है हमको निजता का अधिकार देता है, तो राज्य हमारी निजता के अधिकार का भी हनन नहीं कर सकता, ऐसा हमारा मौलिक अधिकार है। तो कई ऐसे मुद्दे, जैसे आधार के समय में ये कई बार सारे प्रश्न उठे, कई सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगी और निजता का मुद्दा जो है आधार में देखा गया था। ऐसे कई सारे आंकड़े जो हैं वो आपके ले लिए जा रहे हैं, ऐसा भी एक मुद्दा है, इसलिए ये भी एक बड़ी समस्या के रूप में देखा गया है। ठीक, अब पारदर्शिता लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम, बार बार हम कहते हैं यद्यपि शब्द से जोड़ शुरू करते हैं कि यद्यपि सरकार कुछ कर रही है, और हम आखिरी में बताते हैं कि आपको क्या करना है। ठीक है, जब ये आपको नोट्स के रूप में ये मटेरियल मिलेगा तो आप उसको देखेंगे अच्छे से। ठीक है ना, कि हमने डिजाइन कैसे किया, पहले तात्पर्य बताया, उसके लाभ क्या है, सरकार उसकी कमजोरियां क्या है, सरकार उसके लिए क्या कर रही है और सरकार को क्या करना चाहिए। यद्यपि सरकार द्वारा इतने काम किए जा रहे हैं, ये बार बार ये बिंदु आएंगे। अभी हमने उत्तरदायित्व में भी यही बिंदु देखा था, पारदर्शिता में भी यही बिंदु आया, ई गवर्नेंस, सूचना का अधिकार, सिटीजन चार्टर, डिजिटल इंडिया, व्हीसल ब्लोअर कानून आदि। ये कई बार हमको ये इन बिंदुओं का उपयोग करना है, सोशल ऑडिट आदि। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो ओवरलैप करते हैं, आपको बार बार इनका उपयोग करना पड़ेगा, ये तो करना ही है। ठीक, अब ये तो पारदर्शिता लाने के लिए सरकार द्वारा ये काम किए जा रहे हैं, सोशल ऑडिट की संकल्पना, जेम्स ट्रिनिटी, एकल खिड़की अनुमोदन जिसको ई ब्रिज पोर्टल कहते हैं, ये इकोनॉमी में हम देखते हैं कि भारत में निवेश को बढ़ाने के लिए हमने एकल खिड़की अनुमोदन लाया जिसको ई ब्रिज पोर्टल कहते हैं, और पर्यावरण के मुद्दे पर पर्यावरण मंजूरी जो है एक प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएगी। ऐसे कई सारे काम हमने किए हैं ताकि नियमों को सरल बनाएं, आंकड़ों को खुला करें और ऑटोनॉमस तरीके से काम को संचालित करें। ठीक है, आदि का उपयोग किया जा रहा है। कई सारे लोग भारत में इस काम में लगे हैं, कई सारे एनजीओ, कई सिविल समाज के लोग जो हैं इस काम में लगे हैं कि जो जानकारियां खुली कर दी गई है वो जनता तक पहुंचाई जाए। और जनता तक पहुंचाने के लिए मैंने एक उदाहरण लिखा है, ऐसे कई सारे एनजीओस हैं जो ये काम पर आज लगे हुए हैं कि आंकड़ों और तथ्यों और सूचनाओं को आम जनता तक विभिन्न माध्यम से पहुंचा रहे हैं। इसमें एक उदाहरण हमने बीना रमन्ना के एनजीओ का लिखा है। ऐसे 10-50 एनजीओ, हजारों एनजीओ काम कर रहे हैं और वो एनजीओ जो है कई विलेज सेमिनार लगाकर ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न सरकारी योजनाओं पर जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन पारदर्शिता लाना हो, उत्तरदायित्व निर्धारित करना हो,
ये सब के लिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जनता को भी अब डिजिटल डिवाइड को छोड़ना पड़ेगा, कुछ तकनीकी रूप से दक्ष होना पड़ेगा। सिविल सेवा के लिए ही हम क्यों कहें कि वो तकनीकी रूप से दक्ष हो, नैतिक हो, उत्कृष्ट हो, जबकि समाज के लोगों को भी नैतिक बनना पड़ेगा और उत्कृष्ट बनना पड़ेगा और सशक्त बनना पड़ेगा, डिजिटल डिवाइड खोलना पड़ेगा, तब जाकर के हम प्रशासन में उत्तरदायित्व और पारदर्शिता को ला पाएंगे। ठीक है, तो आज आपने ये जो 3 चैप्टर को देखा, अब हम कल जो है दूसरे सेक्शन के साथ आपसे मिलेंगे और प्रयास करेंगे कि आपको और बेहतर से बेहतर तरीके से चीज़ें प्रोवाइड कराई जाए। ठीक है, नमस्कार।